फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको पढ़ाई थी एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म और एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां। अब से हमारे इस चैप्टर का जो है वो मेन पोर्शन, यानी कि अब हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे आज रासायनिक गुणधर्म। मैंने आपको बताया था कि एल्किल मोनोहैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एल्किल मोनोहैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिनमें हमने बताई थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, SN1 SN2। दूसरी हमने बताई थी आपको विलोपन अभिक्रिया या हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तीसरी हमने बताई थी आपको धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी हमने आपको बताई थी अपचयन अभिक्रिया। आज हम उनमें से पहली पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़ रहे हैं आज हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सुग्राही होते हैं। क्यों होते हैं, क्या रीजन है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, एल्किल हैलाइडों में जो CX बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण ये आसानी से वियोजित हो जाता है। इसलिए एल्किल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया दर्शाते हैं, आपने बता दिया कि ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, आखिर एल्किल हैलाइड में CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता क्यों है? तो इसके पीछे रीजन आएगा कि CX बंध में कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता में अत्यधिक अंतर होता है। हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है। तो विद्युत ऋणता के अंतर के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है और CX बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और CX बंध ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। बच्चों, मैंने जो भी बोला, मेरी इन लाइनों को आप वीडियो में गौर से सुनेंगे और इसको नोट करेंगे। ध्यान रखेंगे, मैंने जो भी बोला है आप मेरे बोलने को नोट करेंगे और इस लाइन को एक क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे कि आखिर एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, अगला अब हम पढ़ रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक नाभिक स्नेही को हटाना है और दूसरे नाभिक स्नेही को लगाना है। अब एक वर्ड आता है नाभिक स्नेही, ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। सुनिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई दुर्बल नाभिक स्नेही को किसी प्रबल नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा दें, हम किसी प्रबल नाभिक स्नेही को लगा दें, प्रतिस्थापित करने का मतलब है हटाकर लगाना, तो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, एक वर्ड आता है नाभिक स्नेही। आखिर नाभिक स्नेही होता क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही या कभी कभी आपको नाभिक रागी भी बोला जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, नाभिक रागी भी बोल सकता है। ये हिंदी वर्ड है, हम इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इंग्लिश वर्ड हम इसका यूज करेंगे
और इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, और न्यूक्लियोफाइल को मैं NU माइनस से दर्शाऊंगा। देखिए नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। देखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो मैं ब्रैकेट में इसको लिख सकता हूं नेगेटिव आवेश। अपनी भाषा में हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव आवेश वाली स्पीसीज, आवेश वाली स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब कोई भी आयन, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु, कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके नाभिक स्नेही कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा हेलाइड आयन X माइनस बोलते हैं हेलोजन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये सब, इन सब के ऊपर माइनस लगा हुआ है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए ये नाभिक स्नेही है। इसी तरह OH माइनस ये भी आपका नाभिक स्नेही है। इसी तरह Cn माइनस ये भी आपका नाभिक स्नेही है। कोई भी ऋणावेश वाली जो स्पीसीज होगी वो सब नाभिक स्नेही होगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ऋणावेश वाली हो, कुछ ऐसी होती है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे तो इनको अपन ऋणावेशित नाभिक स्नेही बोलेंगे। ऋणावेशित नाभिक स्नेही है सारे, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही की पहचान है कि उसके ऊपर ऋणावेश होगा। एक पहचान तो यह है, नाभिक स्नेही की पहचान क्या है? कि उसके ऊपर ऋणावेश होगा। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त H2O, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, केंद्रीय परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। NH3 अमोनिया या नाइट्रोजन के पास है। प्राइमरी एमीन मैंने पढ़ाया था आपको, RNH2 अमोनिया का व्युत्पन्न है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। 2 डिग्री एमीन, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। तो ये सब भी नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन, समझ में आ गया? इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, अंडरस्टैंड? तो ये आपके नाभिक स्नेही हो गए। तो कोई भी दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा दिया जाएगा और कोई प्रबल नाभिक स्नेही उसके स्थान पर लगा दिया जाएगा। इन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, ध्यान रखेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो 2 प्रकार से होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? कुछ लोग इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार बोलते हैं, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा सही इसको क्रिया विधि कहना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो 2 क्रिया विधि से, एक क्रिया विधि 2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। 2 क्रिया विधि से संपन्न होती है, 2 क्रिया विधि कौन कौन सी है? नंबर 1 या 2 प्रकार से कौन कौन सी है? देखो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार भी हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला, एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक या एकाण्विक, ठीक है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में शॉर्ट में बोलेंगे SN1, शॉर्ट में बोला जाएगा इसको SN1। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये नाम याद कर सकते हो हिंदी में, SN1। दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको बोला जाता है SN2।
SN1 और SN2, ये दो प्रकार की होती हैं। तो हम इन दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 हम बाद में बताएंगे। तो पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं आज, एक आणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह आज का आपका हेडिंग है। इन शॉर्ट SN1 अभिक्रिया। देखिए, इस अभिक्रिया की बात करते हैं, आखिर क्या होती है SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, इसे हम कहेंगे कि ये इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है। पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये आपका हेडिंग है, इसका पहला पॉइंट हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है। ध्यान रखेंगे, यह अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद, अब हम इस अभिक्रिया को करवा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इस अभिक्रिया को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आगे जब SN1 और SN2 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको डिफरेंस लिखने के लिए कहूंगा, आपको खुद को लिखने हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? दो पद में पहला स्टेप क्या है? पहला पद क्या है? पहले पद में कार्बोनियम आयन, इस कार्बोनियम आयन को कार्बोदनायन भी बोलते हैं, या कार्बोदनायन का निर्माण, ये इसका पहला पद होता है। कार्बोदनायन यानी कि कार्बोकेटायन का निर्माण होगा, या कार्बोनियम आयन भी इसको बोलते हैं। ये मध्यवर्ती होता है। ये क्या होता है? मध्यवर्ती। देखिए, अब हम इसको करवा के दिखाते हैं। देखिए, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड CH3। मैंने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है। क्यों लिया है ये मैं अभी बता दूंगा। यह आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है, ये फर्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत ही स्लो होता है। पहला पद अत्यंत धीमा होता है और RDS होता है, उत्क्रमणीय होता है। RDS का मतलब क्या है? RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। RDS का मतलब होता है RDS, इसका मतलब होता है वेग निर्धारक पद। क्योंकि ये स्टेप स्लो है, इससे हम किसी भी अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। जो स्टेप स्लो होगा उसी से हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। तो पहले पद में कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। कैसे होगा? CX बंध का इसका विषमांश विखंडन होता है। कैसा होता है? तो CX बंध का विषमांश विखंडन, CX बंध जो है उसका विषमांश विखंडन होगा। इस वाले बंध का विषमांश विखंडन होगा। ध्यान रखेंगे, विषमांश का मतलब होता है कि जो अत्यधिक विद्युतरणीय है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम विद्युतरणीय है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कंप्लीट। अभी पार्शली है, ये पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव, लेकिन बाद में जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। C के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन गया, और X के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल गया, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इस अभिक्रिया में अगर हम गौर से देखें तो आपके पास ये बनता है मध्यवर्ती। ये आपका मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती कार्बोदनायन। ये अत्यधिक स्थायी है। ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्थायी होता है, याद रखेंगे सर। तो इस अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा, उसका क्रियाकारक उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। 3 डिग्री
कार्ब कैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है। मैं आपको बता दूं, कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व, यह आपको याद रखना है। कार्ब धनायन का स्थायित्व हमेशा 3 डिग्री कार्ब धनायन, 3 डिग्री कार्ब धनायन अत्यधिक स्थायी होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ये 2 डिग्री से भी ज्यादा स्थायी होता है, और 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा होता है आपके मेथिल धनायन से। ये आप ऑर्डर याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री बन रहा है, इसलिए 3 डिग्री। तो जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उसका क्रियाकारक उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन से क्रियाशीलता का पता लगता है कि SN1 अभिक्रिया के लिए कौन सा क्रियाकारक ज्यादा क्रियाशील होगा। तो कार्ब धनायन का स्थायित्व यहाँ पर ये होता है। तो इसी स्थायित्व के कारण एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, अतः हम इसको पीछे लिख देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कार्ब धनायन के स्थायित्व की, मैंने कहा था यहां पर क्रियाशीलता SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता, अभिक्रिया की क्रियाशीलता, SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता बनने वाले प्रथम पद में, प्रथम पद में बनने वाले मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, स्थायित्व पर निर्भर करती है। यह आपका नोट है, इस नोट को आपको ध्यान रखना है। इस नोट को आपको ध्यान रखना है कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता हमेशा प्रथम पद में बनने वाले मध्यवर्ती कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में कार्ब धनायन बनेगा, वो कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, वो कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा उस एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से हम वापस पीछे चलते हैं। अगर हम बात करें, हम वापस बात कर रहे हैं आपके सामने कि इस अभिक्रिया में प्रथम पद में आपने देखा कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा था। ये बंध टूटा, इस बंध के टूटने से इस पर माइनस और इस पर प्लस आएगा। ये आपके पास कार्बन धनायन बन गया। देखो ये कार्बन पर धनायन आ रहा है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हम सब जानते हैं ज्यादा स्थायी होता है, सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका जो क्रियाकारक है एल्किल हैलाइड है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से 1 डिग्री बनेगा, इसी तरह मेथिल हैलाइड से मेथिल बनेगा। तो अगर मैं यहाँ क्रियाशीलता निकालूं तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, अतः एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, अतः एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमेशा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा SN1 के लिए। उसके बाद 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद आपका मेथाइल हैलाइड। तो सबसे कम क्रियाशील मेथाइल हैलाइड होता है SN1 के लिए, सबसे ज्यादा क्रियाशील 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है SN1 के लिए। ओनली SN1 की बात हो रही है। तो प्रथम पद हमने बोला था वेग निर्धारक पद है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रथम पद वेग निर्धारक पद है। देखिए वेग क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है वो क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है, क्रियाकारकों की सांद्रता के। अगर मैं उस रिएक्शन में दोबारा प्रथम पद में चलूं तो आप यहाँ पर प्रथम पद में आपके एल्किल हैलाइड लिया था हमने, प्रथम पद में आपने देखा था कि आपका एल्किल हैलाइड आ रहा है। पहला पद स्लो होता है, इसलिए ये वेग निर्धारक पद है। तो यहीं से अगर हम चाहें तो इसका वेग निकाल सकते हैं इस अभिक्रिया का, इसी पद से। तो चलिए मैं इस पद से वेग निकालता हूं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से
देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, ये एक नियम है जो हमने आपको 11th क्लास में आयनिक साम्य वाले चैप्टर में बताया था। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो दर है, रेट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो रेट है वो समानुपाती होती है क्रिया कारकों की सांद्रता के, क्रिया कारक की सांद्रता के। ये ध्यान रखेंगे आप, क्रिया कारक। तो हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप में क्रिया कारक केवल और केवल कौन है? एल्किल हैलाइड। तो यहां इस रिएक्शन के लिए तो अतः SN1 अभिक्रिया की दर, तो अब हम यहाँ अभिक्रिया की दर निकालेंगे, रेट निकालेंगे, तो रेट समानुपाती हो जाएगी आपके पास, अभी हमने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था, यानी कि किसी भी एल्किल हैलाइड की सांद्रता की। RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, अभी लिया था हमने एल्किल हैलाइड इसकी सांद्रता की, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड होता है, वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं था। अब देखो, समानुपाती चिन्ह हटता है, बराबर का चिन्ह आता है और एक कांस्टेंट लगता है K बराबर RX। RX एल्किल हैलाइड की सांद्रता हो गई। यहाँ पर एल्किल हैलाइड की सांद्रता केवल एक ही अणु है, इस पर आपकी अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है और इसकी पावर 1 है। अरे जहाँ जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती वहाँ 1 मानते हैं, तो यहाँ एल्किल हैलाइडों की सांद्रता की पावर 1 है। तो अतः इस अभिक्रिया की दर, अतः इस अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है और इसकी सांद्रता की पावर 1 है। इस अभिक्रिया की कोटि, अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी, इसलिए इसको एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, क्योंकि केवल एक ही अणु पर यहाँ पर अभिक्रिया की सांद्रता निर्भर कर रही है। या हम ये भी कह सकते हैं, या यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। आप इस लाइन को भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखोगे मैंने क्यों बोला प्रथम कोटि, क्यों इसको एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया की दर केवल एक ही अणु, वो भी कौन सा? एल्किल हैलाइड की सांद्रता, केवल उसी पर निर्भर करती है और किसी पर निर्भर नहीं करती, नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। नाभिक स्नेही की सांद्रता का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो याद रखें, नाभिक स्नेही कोई सा हो, नाभिक स्नेही कोई सा भी हो, इस अभिक्रिया की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पद, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड से कोई लेना देना नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही का, दूसरा नाभिक स्नेही आएगा, नाभिक स्नेही का कार्बोधनायन पर आक्रमण, ये आपका दूसरा पद है। याद रखेंगे, फर्स्ट स्टेप में कार्बोधनायन का निर्माण हुआ था, सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही का कार्बोधनायन पर आक्रमण होगा। तो हमारा सेकंड स्टेप में बना था ये CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों, अगर मैं इसका संकरण निकालूं तो 1 2 3 सिग्मा बंद है, यहाँ पर 3 सिग्मा बंद है, इसलिए ये sp2 संकृत है। याद रखेंगे, मध्यवर्ती जो कार्बोधनायन बनता है वो sp2 संकृत होता है। तो और ये रहा आपका कोई न्यूक्लियोफाइल, अब अटैक करने कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, Nu- मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही को बोलेंगे। अब ये इस पर, क्योंकि sp2 संकृत एक समतल आकृति है, समतलीय,
और समतलीय आकृति, ये समतलीय आकृति है मान लो, इस पर मैं आगे से भी अटैक कर सकता हूं और पीछे से भी अटैक कर सकता हूं। याद रखोगे, कोई भी समतल आकृति के दोनों तरफ से अटैक किया जा सकता है, आगे से भी और पीछे से भी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है, बोथ साइड से अटैक हो सकता है, दोनों तरफ से आक्रमण हो सकता है, और ये आक्रमण बहुत फास्ट होगा, स्लो नहीं होगा। अब ये सेकंड स्टेप बहुत फास्ट स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस नहीं होगा। पहला स्टेप स्लो था, इसलिए वो आरडीएस था। तो जब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, आपके पास फिर से CH3 और आपका नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर अंतिम उत्पाद बन जाएगा। ये आपका अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद। तो इस अभिक्रिया में हमने देखा कि नाभिक स्नेही सेकंड स्टेप में आता है और फास्टली आक्रमण आगे से भी कर सकता है और पीछे से। तो बोथ साइड से यहाँ पर आक्रमण हो सकता है, क्योंकि ये समतलीय आकृति का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकृत होता है, इसलिए नाभिक स्नेही की सांद्रता पर इस अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है। ये आपका SN1 और SN1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम SN2 डिस्कस करेंगे।